दो मेहमान इस बीच मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। इसी डाटा पे जो हमने अभी आपके सामने डिस्कस किया, इस पे पूरा समरी वो बता देंगे हमको। राजेश पलविया जी हैं और साथ ही रुचित जैन है। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। और रुचित आपको भी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। राजेश सर आपसे शुरू करते हैं, कल इंडेक्स का सेकंड हाफ और आज की ओपनिंग आप कैसे देखते हैं, बाजार को क्या करना चाहिए हमको? या गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। तो देखिए कल सेकंड हाफ में काफी एग्रेसिव सेलिंग मार्केट में देखने को मिली। ऑलमोस्ट हम 9th कंसेक्यूटिव डे में थे जहां पे मार्केट एक अप ट्रेंड दिखाता हुआ दिख रहा था और ऑलरेडी मार्केट में काफी अच्छी बड़ी रैली लोअर साइड से बनते हुए दिखी थी। तो कहीं ना कहीं ये सारे डेटा पॉइंट और यूएस मार्केट के जो क्यूज थे वो भी थोड़े से नेगेटिव थे, तो जिसके चलते ये सारा डेटा सेटअप जो था मार्केट में एक कॉशियस अप्रोच में कन्वर्ट होते हुए दिखा कल के सेशन में, और वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली। हालांकि ओवरऑल अभी भी टेक्सचर मार्केट का बुलिश ही है, 18,000 के लेवल को अभी भी हम होल्ड किए हुए हैं। बट जिस तरीके की कल की बिकवाली थी, हमें लगता है थोड़ा प्रेशर आज भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि काफी सेक्टर्स में कल एक बड़ा कट देखने को मिला और एक अच्छी एग्रेसिव सब्सटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो हमें लगता है आज भी थोड़ा प्रेशर मार्केट में होते हुए दिखेगा। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स ने जरूर मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन बाकी सेक्टर्स में एक अच्छी बिकवाली देखने को मिली। तो हमें लगता है कि आज जिस तरीके का सेटअप बना है, जिस तरीके से पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी कल के सेशन में और कॉल राइटर्स 18,300 18,200 की स्ट्राइक पे एग्रेसिव होते हुए दिखे, तो हमें लगता है यहाँ से प्रेशर और बनेगा, मार्केट 18,000 की तरफ फिसलते हुए दिख सकते हैं। तो स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम 18,000 का पुट बाय करने की सलाह देंगे, जो कि 20 जनवरी की एक्सपायरी का, कल की एक्सपायरी का है। उसमें बाय करें, करीब 50-51 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हैं उसमें 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 88 से 105 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इस पुट में आते हुए दिख सकते। तो 18,000 का पुट बाय करने की सलाह रहेगी कल के लिए, इंडेक्स आज के लिए, इंडेक्स के लिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो ये इंडेक्स में रणनीति आपको सुझा दी गई है। चलिए अब इस वक्त हमारे साथ ईटी नाउ ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी जुड़ चुके हैं। निकुंज गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, भारतीय बाजारों में कल हमने देखा कि भारी गिरावट देखने को मिली थी। शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन भारी गिरावट थी, और यूएस में इस वक्त जो चल रहा है बॉन्ड यील्ड्स 3.4% बढ़ चुके हैं। बॉन्ड यील्ड्स वहां पर लगातार जो बढ़ रहे हैं उसका असर हम देख रहे हैं कि बाजारों में ग्लोबली भी देखने को मिल रहा है। तो उसका असर आप भारतीय बाजारों में और कितना देख रहे हैं? क्या यहाँ से और ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं सेटअप समझाने की कोशिश करता हूं। जो मेरी समझ है, मेरी समझ यह है कि यह साल में आपने बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म करा है। ग्लोबल क्यूज आपके इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं, यूएस मार्केट्स वॉलेटाइल रहा है, नैस्डैक में रिटर्न नहीं आया है, फिर भी इस साल की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट्स ने आउट परफॉर्म करा है। आउट परफॉर्मेंस का कारण क्या था भाई? लोगों को लगता है कि लगता नहीं बल्कि ये बात तो तय है कि इंडिया की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वह अच्छी रहेगी। वी विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और जिस प्रकार की चेंजेस इकोनॉमी में आ रहे हैं उसको देख करके लॉन्ग टर्म अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो पैसा बनाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। मगर क्या नियर टर्म में क्रूड की वजह से क्या वह जो आउट परफॉर्मेंस है क्या वह चैलेंज हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। क्रूड एक बहुत बड़ा मूविंग पार्ट है, और जब हम एक टेम्पलेट बनाते हैं, एक अजम्पशन बनाते हैं कि आपकी अर्निंग्स किस तरह से जाएंगी, मैक्रोस किस प्रकार से मूव करेंगे, फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके अंदर हमने किसी ने भी क्रूड को $90 पर एक प्रकार से नहीं फैक्टर इन करा हुआ है। तो कैन क्रूड सार द इंडिया स्टोरी इन द नियर टर्म? द आंसर टू दैट कुड बी यस। अभी क्रूड $90 पर रुका नहीं है, क्रूड और भी ऊपर जा सकता है, और अगर क्रूड $90 पे नहीं रुकता है तो उसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है फिस्कल डेफिसिट पर, सीधा इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पर लेकर के। तो इस समय अगर आप स्थिति देखें और इस समय आप बिग पिक्चर देखें तो बिग पिक्चर इतनी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, और 15-20 दिन के आउट परफॉर्मेंस के बाद क्या शेयर बाजार एक पॉज बटन एक पॉज मोड में आ सकते हैं, करेक्टिव मोड में आ सकते हैं? इस सिचुएशन को मैं रूल आउट नहीं करूंगा।
ऑलराइट, गुड मॉर्निंग निकुंज। तो यानी आप कह रहे हैं यहाँ पे जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो यहाँ थोड़े से कॉशियस होने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एफआईज भी सेलिंग कर रहे हैं, क्रूड बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है और एफआईज भी लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ग्लोबल संकेतों को देखकर इंडियन मार्केट्स में भी कॉशियसनेस होनी चाहिए? हम ये बात कर रहे थे प्रियंका, दैट इस समय देखिए बेरिश नहीं होना चाहिए। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में सब आपको अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट करना चाहिए, आपको शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए। बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव स्पोकन टू पीपल, अगर मैं ग्लोबल सेटअप की बात करूं, फ्लोज की बात करूं, क्रूड की बात करूं, तो हो सकता है दैट इन द नियर टर्म 15-20 दिन के आउट परफॉर्मेंस के बाद हमने एक जबरदस्त कमबैक देखा है दिसंबर की गिरावट के बाद। हो सकता है कि मार्केट इस समय पॉज बटन प्रेस कर दे। हो सकता है इस समय जो आप प्री बजट रैली एंटिसिपेट कर रहे थे अगले 7-8 दिन में नहीं आया, वो काफी सिलेक्टिव रहे और ब्रॉड बेस्ड नहीं रहे। मुझे ये लग रहा है कि एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट आउट परफॉर्मेंस के बाद इस समय काफी सिलेक्टिव होना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए मार्केट वॉलेटाइल रहेगा जब तक ग्लोबल क्यूज स्थिर नहीं होते हैं और बजट एक इवेंट हमारे आउट ऑफ द वे नहीं निकलता है। इस मार्केट के अंदर थोड़ा केयरफुल रहना ही समझदारी है। देखिए मार्केट में फेजेस आते हैं। एक फेज आता है जहां पर आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे और आप लेवरेज करके पार्टिसिपेट करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है। एक समय आता है कि आप मिड कैप में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ट्रेंड मोमेंटम आपको हेल्प करता है। मेरा ये मानना है और कि इस समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, बिकॉज यू डीलिंग विद मनी। और शेयर बाजार के अंदर एक फेज आ रहा है आफ्टर द रिसेंट रन अप जहां पर कॉशियस होना इज परहैप्स एडवांटेजेस। निकुंज गुड मॉर्निंग। आप सबसे पहले थे जिसमें आप कल भी बात कर रहे थे कि क्रूड की चिंता बढ़ सकती है, अभी दिख भी रही है, ग्लोबल मार्केट्स पे भी दिख रही है और इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे भी कल दिखी। सर कल बजाज फाइनेंस के भी ना नतीजे आए हैं, नतीजे काफी बेहतर हैं। क्या ये मान के चलें कि अभी फाइनेंशियल्स और बैंकिंग अभी ज्यादा बड़े क्रैक के मूड में नहीं है, क्योंकि अभी तक तो नंबर्स हैं जैसे बजाज फाइनेंस ने दिखाए हैं, अब तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, एनपीए घटे हैं, प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है। ये नंबर बहुत अच्छा है डिम्पी, देखिए नंबर बहुत अच्छा है, कमेंट्री भी अच्छी है, एनपीएस को लेकर के चिंता नहीं है, सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ आई है। अगर आप वर्टिकल्स की बात करें तो जो सेकंड वेव का इम्पैक्ट आया था वह भी कम हो चुका है। तो बजाज फाइनेंस आउट परफॉर्म कर रहा है और बजाज फाइनेंस डिलीवर कर रहा है। मगर बजाज फाइनेंस का स्टॉक अगर आप देखें और किस स्टॉक को आप इंडिपेंडेंटली एनालाइज करें कि भाई बजाज फाइनेंस के स्टॉक में पिछले 1 साल के अंदर हमने किस प्रकार का आउट परफॉर्मेंस देखा है, तो अगर आप बजाज फाइनेंस का स्टॉक किसी भी और एनबीएफसी स्टॉक से आप कंपेयर करें, हालांकि कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज बजाज फाइनेंस का साइज बहुत बड़ा हो चुका है, मगर आप एनबीएफसी को देखें, भले वो एचडीएफसी हो, भले वो एल&टी फाइनेंस हो, ईडलवाइज हो, जीएम फाइनेंशियल हो, बजाज फाइनेंस हैज मैसिवली आउट परफॉर्म्ड। आई थिंक 8,000 के आसपास यह स्टॉक है जो एक ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो शेयर बाजार को भाई पता था नंबर अच्छे आएंगे और शायद यही कारण है कि शेयर बाजार इस स्टॉक को एक प्रकार से प्रीमियम दे रहा है। तो क्या बजाज फाइनेंस नतीजों के बाद बाय है या होल्ड है? मेरा मानना है वैल्यूएशंस को देख करके बजाज फाइनेंस होल्ड है और ये कई सालों तक होल्ड हो सकता है। जिस प्रकार की स्ट्रक्चरल चेंजेस हिंदुस्तान में आ रहे हैं, बजाज फाइनेंस किस प्रकार से उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वैल्यूएशंस को देख करके मेरा ये मानना है कि दैट पोस्ट नंबर्स ऑल्सो बजाज फाइनेंस इज होल्ड। बजाज फाइनेंस लेने का समय जब आएगा जब मार्केट के अंदर कोई झटका आए या फिर ग्लोबल सेल ऑफ आए जहां पर मोर देन अ कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर कंपल्शंस इन द मार्केट में ड्राइव द स्टॉक। देखिए स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों जाते हैं, मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, लिक्विडिटी फैक्टर्स होते हैं या कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। तो बजाज फाइनेंस में शायद आपको कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स नहीं मिले, मगर जब टेक्निकल फैक्टर्स, मैक्रो फैक्टर्स, लिक्विडिटी फैक्टर्स, इन कारणों से अगर मार्केट नीचे जाता है तो बजाज फाइनेंस भी नीचे जाएगा। दैट इज द टाइम टू बाय बजाज फाइनेंस। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इस एनालिसिस के लिए। तो ग्लोबल फैक्टर्स इस वक्त थोड़े कॉशियस जरूर हैं और शायद यहाँ
प्री बजट रैली जो हम देख रहे थे वहां शायद थोड़ा सा पॉज लग सकता है। ये एनालिसिस निकुंज का। चले व्यूअर्स को जरूर इस पर नजर रखनी चाहिए। अब एक बार फिर से हमारे एक्सपर्ट्स के पास वापस चलते हैं, समझ लेते हैं कि इंडेक्स पर अब आज क्या करना चाहिए। रुचित है हमारे साथ। रुचित, कल बैंक निफ्टी ने जिस तरह की चाल दिखाई दैट वाज कमेंडेबल, लेकिन बाद में हमने देखा कि उसी धड़ाम से या उसी तरह से उसी तेजी से गिरा भी इंडेक्स। अभी फिलहाल आप क्या देख रहे हैं, क्या कोई टेक्निकल बाउंस बैक पॉसिबल है? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस 39,000 था तो वो ऊपर था, अब उसके नीचे है काफी, अब तो 38,300 के पास है बैंक निफ्टी। ऐसे में इस आज क्या किस तरह का टेक्निकल बाउंस बैक हो सकता है या फिर आज भी वीकनेस होगी? गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। यस, बैंक निफ्टी ने कल एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे बताया है, लेकिन आप सिर्फ कल के ट्रेडिंग सेशन को छोड़ के पिछले अगर 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन को देखें तो जहाँ पे निफ्टी में कंटिन्यूस अपमूव था वहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन फेज में स्लिप हो चुका है। और हमारा मानना है कि जो हिसाब से रिसेंट लो से बैंकिंग अपमूव में इंपल्सिव अपमूव आया है, यानी हम ये करेक्शन का पुलबैक नहीं है। बैंक निफ्टी में अपट्रेंड की शुरुआत रिसेंट लो से हुई है, जो चाल है बैंक निफ्टी को वो देख के लग रहा है। तो जो भी करेक्शन आएंगे अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में, अगर मार्केट करेक्टिव फेज में जाएगा तो हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी मोर टाइम वाइज करेक्शन बताएगा रादर देन प्राइस करेक्शन, जो हम कल की सेशन में भी देख रहे थे कि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। इन केस अगर मार्केट्स में ब्रॉडर मार्केट्स में कुछ सेलिंग आता है तो बैंकिंग स्पेस में ज्यादा प्राइस वाइज करेक्शन एक्सपेक्ट ना करें, साइडवेज रेंज बन जाएगा जहां पे टाइम वाइज करेक्शन होगा, और उसके बाद जब भी मार्केट्स में अपट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो बैंक निफ्टी एक लीडरशिप फिर से लेते हुए आपको दिखेगा। तो आज की सेशन के लिए मेरी रणनीति बैंक निफ्टी में खरीदारी की साइड ही रहेगी, लेकिन डिक्लाइंस पे जब सपोर्ट्स के आसपास आता है तो वहां पे बाइंग करें। ये आपको याद रखने का, अगर आप मार्केट से कुछ कॉन्ट्रा कर रहे हैं, मार्केट अगर थोड़े प्रेशर में है, ग्लोबल मार्केट्स के संकेत नेगेटिव है और अगर आप बाइंग की रणनीति ढूंढ रहे हैं तो आपको ऑलवेज सपोर्ट्स के आसपास बाइंग करना चाहिए जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल रहेगा। तो आज इंट्राडे में अगर 37,850 से 37,900 ये रेंज में बैंक निफ्टी आता है, ये मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, उसको रेफरेंस करके आप ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 37,850 से 37,900 की रेंज में आता है तो वो एक आज इंट्राडे के लिए अच्छा सपोर्ट रहेगा। वहां पे आप बैंकिंग इंडेक्स में खरीदारी के ट्रेड्स ले सकते हैं। 37,750 के स्टॉप लॉस रहेंगे और फिर से 38,200 तक का अप मूव हम वो लेवल से देख सकते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो फिलहाल साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है बैंक निफ्टी, और ऐसे में अब क्या आज की ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगी आपकी रुचित? जी मेरे 2 स्टॉक्स रहेंगे, एक बाय साइड रहेगा और एक सेल साइड रहेगा। जो बाय का स्टॉक है वो ऐसा स्टॉक हमने चूज किया है जिसमें रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हम कल के गिरते हुए बाजार में भी देख रहे थे, वो है लक्स इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट ये स्टॉक ही नहीं, ये पूरे सेक्टर में ही आप रिसेंटली देखेंगे तो मोमेंटम फिर से रिज्यूम हुआ है। प्राइस अप मूव्स में काफी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। कल के सेशन में भी हमने ये स्टॉक में एक अच्छी बाइंग होते हुए देखी थी जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अप मूव थे। तो लक्स इंडस्ट्रीज में करंट लेवल्स के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 3750 का स्टॉप लॉस रखे 4040 के टारगेट के लिए। और आईटी स्पेस में हमें लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में देखी जा सकती है। अगर बैंकिंग रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाता है या साइडवेज मूवमेंट दिखाता है तो कल भी हमने देखा था जो ज्यादा प्रेशर था हैवी वेट्स में से वो आईटी स्पेस से ज्यादा था। तो यहाँ पे टेक महिंद्रा ने अपने शॉर्ट टर्म के सपोर्ट्स ब्रीच किए हैं। हालांकि लॉन्गर टर्म स्टॉक का पॉजिटिव है, बट विद इन एन अपट्रेंड हमें करेक्टिव फेज स्टॉक में देख सकते हैं। इसीलिए टेक महिंद्रा का 1660 का पुट ऑप्शन, इस यहाँ पे आप ऑप्शंस के थ्रू थोड़ा रिस्क लिमिट करने के लिए ऑप्शंस के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। 1660 का पुट ऑप्शन 37 के आसपास का कल क्लोज हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करें। 21 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 65 रुपए के टारगेट्स आप ऑप्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेक महिंद्रा में आपको राय दे दी गई है। इसके अलावा लक्स इंडस्ट्रीज और बैंक निफ्टी में भी आपको स्ट्रैटेजी सुझाई गई है। राजेश भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजेश, गुड मॉर्निंग। आप इंडेक्स पर राय दीजिए, निफ्टी पर आपका किस तरह का व्यू बन रहा है और आपकी तरफ से आज के लिए जो ट्रेडिंग आइडियाज हैं वो भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा जी। तो देखिए निफ्टी पे व्यू तो ये है कि आज हमें लगता है कि और भी प्रेशर देखने को मिलेगा और इस प्रेशर को प्ले करने के लिए हम 18,000 का पुट बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब 50-51 रुपए के आसपास कल की क्लोजिंग है। और हमें लगता है कि जिस तरीके का कल के सेकंड हाफ में जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी, तो ये लगता है कि मार्केट अब एक बार 18,000 की तरफ बिल्कुल फिसलता हुआ दिखेगा। तो ये पुट बाय करेंगे 88 और 105 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे इस पुट का हम करीब 25 रुपए के आसपास। तो निफ्टी पे ये रहेगा जब तक अब हम 18,250 के लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे
कोई भी हल्का उछाल भी आता है तो वहां पे एक शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप अभी जो बने हुए वो तो पॉजिटिव, जब तक हम 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो जो लॉन्ग टर्म सेटअप है उसमें कोई भी अभी भी नेगेटिविटी नहीं बनी, बट नियर टर्म सेटअप में हमें लगता है वीकनेस जरूर देखने को मिल सकती है आज के सेशन में। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पे मेटल स्पेस में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। काफी वोलेटाइल सेक्टर रहा है पिछले दिनों में भी और एक हाई बीटा है, और इस तरीके के वोलेटाइल मार्केट में या प्रेशर वाले मार्केट में हमने जनरली देखा है कि मेटल स्पेस में एक जरूर हिट देखने को मिलती है। तो उसमें हम जिंदल स्टील एंड पावर के साथ शॉर्ट जाना चाहेंगे। यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर के फ्यूचर कल क्लोज हुए करीब 403 के आसपास। अगर हम देखें तो एक अप ट्रेंड के बाद पिछले कुछ दिनों में जो एक अपमूव बना था, कल काफी बड़ा कट देखने को मिला, तो हमें लगता है यहाँ पे 386 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो 411 के स्टॉप लॉस से जिंदल स्टील एंड पावर को शॉर्ट किया जा सकता है। जो स्टॉक या सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है वो अभी भी रियल एस्टेट स्टॉक में हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ रह सकता है। तो हम यहाँ पे प्रेस्टीज स्टेट के साथ लॉन्ग साइड का ट्रेड करने की सलाह देंगे। जिस तरीके के सेटअप बने हुए वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो काफी बड़े रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट प्रेस्टीज स्टेट में देखने को मिला है। तो प्रेस्टीज स्टेट पे बाय करने की सलाह रहेगी। 526 के आसपास कल की क्लोज थी। 514 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 550 तक के अपसाइड के लिए इसमें बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। जो तीसरा स्टॉक है वो एनबीएफसी स्पेस में, उसमें चोला इन्वेस्टमेंट, चोला फाइनेंस यहाँ पे हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये स्टॉक का सेटअप बना हुआ है इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है एक अप ट्रेंड की, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है, ऑलमोस्ट ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक एक अपसाइड का ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन बन रहे। तो हमें लगता है चोला फाइनेंस को यहाँ पे बाय करना चाहिए। ये स्टॉक में हमें लगता है 645 तक की अपसाइड यहाँ पे बनते हुए दिख सकती, तो 602 के स्टॉप लॉस से चोला फाइनेंस बाय करने की सलाह रहेगी। प्रेस्टीज और चोला इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कल भी हमने देखा था कि अच्छी बाइंग दिख रही थी और कमजोर बाजार में भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे थे। तो आज भी बाइंग मोमेंटम बरकरार रह सकता है और जिंदाल स्टील यहाँ पर बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन आप बने रहिए। ब्रेक के बाद कुछ और भी स्टॉक्स का खबरों पर चर्चा करेंगे और पूरा पैनल, एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो एक एक्शन पैक डे जहां हम देख रहे हैं कि ग्लोबल क्यूज काफी हद तक नेगेटिव, बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है, क्रूड प्राइसेस बढ़े हैं। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल तैयार है और हमारे साथ पूरी सपोर्टिंग टीम भी है। क्रूड प्राइसेस पर नजर विष्णु मोहन की है, ब्रोकरेज की तरफ से बजाज फाइनेंस के बाद किस तरह की रिपोर्ट्स आई है पूजा बताएंगी, सृष्टि बताएंगी आज आने वाले बजाज ऑटो पर किस तरह का पोल उन्होंने किया और क्या आउटकम निकल कर आया है, और साथ ही शरद होंगे स्टॉक्स एंड न्यूज बनाने के लिए। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ टेक्निकल नजरिया बताने के रुचित, राजेश पालविया और साथ ही फंडामेंटल नजरिया बताने के लिए अब हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। चलिए पहले एक बार समझ लेते हैं, बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, नंबर्स अच्छे आए हैं। अब इसके बाद पूजा के पास वो रिपोर्ट्स हैं जहां ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से टारगेट्स हैं। पूजा बताएं क्या क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी, शुरुआत सबसे पहले नतीजों से कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस ने जो अपने नंबर्स घोषित किए हैं उसमें काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले हैं। एनआईआई के फ्रंट पर देखेंगे 40% की ग्रोथ देखी गई है जो कि हमारे अनुमान से काफी बेहतर है। मुनाफे में भी करीब 85% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और एसेट क्वालिटी वहां पर काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। नेट एनपीए कंपनी के 1% के नीचे आ चुके हैं, 0.78% पर आ चुके हैं और ग्रॉस एनपीए भी 2.45% से घटकर 1.73% आ चुके हैं। तो शानदार नंबर्स देखे गए हैं बजाज फाइनेंस की तरफ से। एक और नंबर आया है, अब मिड कैप आईटी कंपनियों की बात करें तो टाटा एलेक्सी ने अपने नंबर्स घोषित किए हैं। आय में 7% की बढ़त देखने को मिली है, मुनाफे में 20% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है और मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। 28.6% से बढ़कर इस बार जो मार्जिन के नंबर्स आए हैं वो 31% आए हैं। तो शानदार ग्रोथ इस कंपनी से भी। एल&टी टेक्नोलॉजीज ने भी अपने नतीजे घोषित किए, अच्छे नंबर्स हैं और गाइडेंस भी यहाँ पर कंपनी ने मेंटेन की हुई है। क्रॉस करेंसी ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो वो 4.2% के आसपास देखने को मिली जो कि हमारे अनुमान से काफी बेहतर है। डॉलर आय में 3.6% की बढ़त है। रुपी टर्म्स में अगर बात करेंगे तो आय में 5% की बढ़त देखने को मिली है और मुनाफे में भी करीब 8% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। तो अच्छे नंबर्स है एल&टी टेक की तरफ से भी।
अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की। यहाँ पर नंबर्स कुछ मिले जुले नजर आ रहे हैं, कुछ कुछ फ्रंट्स पर नंबर सपाट दिखाई दे रहे हैं। मुनाफे में अगर देखेंगे तो करीब करीब 1.5% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है और नेट प्रीमियम अर्न ये जो आंकड़ा है यहाँ पर भी सपाट ग्रोथ ही देखने को मिली है। तो ये थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के नंबर्स। और इसके बाद बात करते हैं जस्ट डायल की। यहाँ पर नंबर्स कुछ कमजोर नजर आ रहे हैं। मुनाफे की बात करेंगे तो 61% की गिरावट दर्ज हुई है और आय में अगर देखेंगे तो 6% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के मिले जुले नतीजे, जस्ट डायल के कमजोर नतीजे, लेकिन बाकी सारे नंबर्स जो मिड कैप आईटी के नंबर्स भी जो निकल कर आ रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। तो ये तो बात हुई नतीजों की, लेकिन अब देख लेते हैं, एक बार ये भी फोकस कर लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से हैं। और ये बताने के लिए अब शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो रिलायंस रहेगा फोकस में सबसे पहले और यहाँ पे जो है टेलीकॉम स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में। जियो ने प्री पेमेंट कर दी है आपके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को लगभग 30,790 करोड़ को। अब ये जो है आपके डेफर्ड लायबिलिटीज है पर इसमें पेमेंट पहले कर चुके हैं। अगर ये देखा जाए तो स्पेक्ट्रम जो है पहले ही परचेज कर लिए थे ऑक्शन में एयरटेल के साथ। और इसका जो नेट इम्पैक्ट होगा कि यहाँ पे जो प्री पेमेंट है वहां पे कॉस्ट सेविंग होगी लगभग 1200 करोड़ सालाना पे। और ट्राई की डेटा भी आई नवंबर में जहां पे जियो ने लगभग 20 लाख ग्राहक जोड़े हैं और एयरटेल में लगभग 13 लाख का एडिशन हुआ है। लेकिन वहीं पे दूसरे साइड वोडाफोन आइडिया में लगभग 19 लाख ग्राहक जो है गंवाए गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिलायंस पास पॉजिटिव नजरिया बना रहेगा मार्केट का। वेदांता भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सिटी जो है लॉन्च करेंगी वेदांता की जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एडीएस का ब्लॉक डील। ये ब्लॉक डील का साइज लगभग 1200 करोड़ का होगा और करंट मार्केट प्राइस से लगभग 4% का डिस्काउंट पे चल रहा है और 3.8 करोड़ शेयर्स जो रहेंगे ऑफर पे रहेंगे और ये सेल होने वाले हैं। और इसके अलावा जो है ये शेयर जो थे बेसिकली डीलिस्टिंग के लिए टेंडर हुए थे। तो ये वेदांता भी रहेगा फोकस में। हीरो मोटोकॉर्प लगातार दूसरे दिन ईवी की जो है न्यूज आ रही है। पहले जो कल थी एथर एनर्जी की इन्वेस्टमेंट पे थी और आज गोगरो और पोएमा ग्लोबल होल्डिंग्स का जो पाइप इन्वेस्टमेंट होती है, एक टाइप से स्पेशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल होती है ईवी की। तो यहाँ पे जो है एक साथ मिलकर तीनों कंपनीज जो है अपनी इन्वेस्टमेंट स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। $257 मिलियन से वो बढ़ के $285 मिलियन हो गया। और ये इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो दो इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशंस पे है, एक है आपके ईवी स्पेस पे और एक है जो बैटरी स्वैपिंग सोल्यूशन होती है। तो हीरो मोटोकॉर्प आज भी रहेगा ईवी के दम पे फोकस में। और आखिर में बात करेंगे आपकी स्मॉल कैप कंपनी शालीमार पेंट्स की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज आया है कि हेला इंफ्रा मार्केट है वो लगभग 270 करोड़ रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और देखा जाए कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 730 करोड़ पे है। और अगर इन्वेस्टमेंट की ब्रेकअप देखा जाए तो 215 करोड़ इक्विटी में रहेगा, 120 रुपए प्रति शेयर। और जो रिमाइंडर जो स्टेक रहेगा जो आपके ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर से आएगा वो लगभग 55 करोड़ का रहेगा और उसका जो दाम रहेगा लगभग 180 रुपए प्रति शेयर रहेगा। और कैलकुलेशंस के हिसाब से जो इक्विटी डाइल्यूशन है वो लगभग 24.7% स्टेक रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में डील्स आ रहे हैं और ईवी स्पेस पे भी और टेलीकॉम स्पेस पे भी नजर रहेगा आज। इस पे भी नजर है और काफी सारे डील्स अनाउंस हो रहे हैं जिस पर कि हमारा फोकस है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए हमने नतीजों की बात की, अब उस पर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी एक एक करके आपको बता देते हैं। बजाज फाइनेंस पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल राय बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 8,000 रुपए प्रति शेयर का देख रहे हैं। सिटी ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें भी 8,000 के ऊपर के ही लेवल्स देख रहे हैं। न्यूट्रल की राय बरकरार है, लक्ष्य 8,500 का है। ये हुई बजाज फाइनेंस पे रिपोर्ट जिसमें कि न्यूट्रल राय निकल कर आ रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं। क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म की राय दी है और यहाँ पर जो लक्ष्य देख रहे हैं वो 520 रुपए प्रति शेयर का देख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएलएसए ने जो रिपोर्ट जारी की है वो खरीदारी की राय है और लक्ष्य 750 रुपए प्रति शेयर का देख रहा है। तो थोड़ा मिले जुले व्यूज आ रहे हैं ब्रोकरेज की तरफ से। एलएनटी टेक पर सीएलएसए ने रिपोर्ट जो जारी की उसमें आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 6,150 का दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिटी ने जो रिपोर्ट जारी की है वो थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल है, बेचने की राय अपनी बरकरार रखी है और जो लक्ष्य देख रहे हैं वो 4,430 का देख रहे हैं। तो इस केस में भी एक मिली जुली रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आखिर में बात करते हैं बायोकॉन की। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की राय को अपग्रेड करके ओवरवेट की राय दे दी है और लक्ष्य दिया है 565 रुपए प्रति शेयर का। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी नतीजे आने वाले हैं आज और बजाज ऑटो के भी आज नतीजे आने वाले हैं। इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। नतीजों से क्या अनुमान है ये भी समझ लेते हैं और सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए। सृष्टि गुड मॉर्निंग, बताइए। 2
व्हीलर सेगमेंट में दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो सबसे पहले अपने नतीजे पेश करेगी और इस बार कंपनी की जो आय है वहां पे हम मामूली सी 1% की साल दर साल बढ़त का अनुमान कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का अगर प्रोडक्ट मिक्स देखें तो इस बार जो उनकी ओवरऑल वॉल्यूम्स हैं बीती तिमाही में वहां पे 10% की हमें गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा प्रेशर कंपनी की घरेलू टू व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिला, जहां पे साल दर साल 20% की हमें गिरावट देखने को मिली। पर इसी के अलावा जो एक्सपोर्ट्स थे और साथ ही डोमेस्टिक थ्री व्हीलर सेगमेंट है, दोनों ही सेगमेंट से सहारा मिलते हुए देखने को मिला। बट अगर कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन के चलते और नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते ये दोनों ही फैक्टर्स को अगर देखें तो ये कंपनी के अन्य नंबर्स को इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे। इनके EBITDA में साल दर साल 26% की हम गिरावट का अनुमान कर रहे हैं और सबसे अहम होगा कंपनी के मार्जिन्स देखना, क्योंकि ना ही सिर्फ साल दर साल बल्कि तिमाही दर तिमाही भी वहां पे हमें गिरावट की उम्मीद है। इस बार 14.3% कंपनी के मार्जिन्स रहने का हम अनुमान कर रहे हैं और आखिरी में कंपनी के मुनाफे में करीब 25% की गिरावट के साथ हमारा 1170 करोड़ कंपनी के आसपास कंपनी का मुनाफा रह सकता है, ऐसा अनुमान है। कंपनी ने काफी प्राइस हाइक्स भी लिए हैं रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट भी करते हुए आएंगे और रियलाइजेशंस में हम करीब 10 से 12% की साल दर साल बढ़त की हम उम्मीद कर रहे हैं। पर इन नंबर्स के अलावा कंपनी की कोई भी टू व्हीलर या थ्री व्हीलर सेगमेंट में ईवी को लेकर कोई भी कमेंट्री आती है तो उसको काफी पॉजिटिवली लिया जाएगा और साथ ही एक्सपोर्ट्स और डिमांड पे कंपनी का क्या आउटलुक है ये भी देखना काफी अहम होगा। तो सृष्टि ने कल बजाज फाइनेंस के नंबर बताए थे, वो काफी शानदार है। पूजा ने आज उसका डिस्क्रिप्शन कर दिया। बजाज ऑटो के नंबर कैसे आएंगे वो फिर से सृष्टि ने आपको बता दिया और इस नंबर के पहले इसका पूरा लेखा जोखा क्या कहता है एक बार राजेश सर से भी हम समझेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे और गौरांग सर से समझेंगे फंडामेंटली। गौरांग सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बजाज ऑटो के जितने भी नंबर अभी सृष्टि बता रहे हैं उसमें ऐसा कहीं लग नहीं रहा कि बहुत एक्साइटिंग नंबर आने वाले हैं, हर फ्रंट पे कहीं ना कहीं प्रेशर है। तो सर आपका व्यू पॉइंट क्या, अभी थोड़ा रुकना चाहिए क्या इन टू व्हीलर वाली कंपनीज पे? धन्यवाद डिम्पी आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो खरीदारी की सूची में बजाज ऑटो का नाम भी शामिल है बुनियादी तर्क के आधार पर डिम्पी, और हालांकि हम ये भी मानते हैं कि ये तीसरी पसंद होगी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में। सर्वोच्चम स्तर पर आता है टीवीएस मोटर, दूसरे स्थान पर आता है हीरो मोटोकॉर्प और तीसरे पायदान पर आता है बजाज ऑटो। और इसकी वजह यह है क्योंकि बहुत देर से इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में उतरने की बात सोची और अब तीसरा प्लांट महाराष्ट्र में औरंगाबाद के करीब भी ये बनाने की बात कर रहे हैं। एक समय था जब स्कूटर में इनकी बेताज बादशाह बने हुए थे, लेकिन अब वो सेगमेंट में मौजूद नहीं है। हाल ही में इलेक्ट्रिक वर्जन जो चेतक का निकाला है उसको लेकर के भी कोई ऐसे आंकड़े नहीं देखे हैं। तो अहम करके एंट्री मोटरसाइकिल लेवल में ये है मौजूद, मिड और हाई एंड मोटरसाइकिल में और थ्री व्हीलर्स में और ऑटो रिक्शा के रूप में। थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है क्योंकि ऑटो क्षेत्र में काफी कुछ दिक्कतें थी और मेरा ये मानना है कि जो भी इनका करार है केटीएम मोटरसाइकिल के साथ या फिर बाकी अन्य करार जो इन्होंने किया है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो नतीजों में अगर निराशा प्राप्त होती है आज आंकड़ों में तो वो एक लंबी अवधि के लिए खरीदारी का मौका होगा, लेकिन ज्यादा ताकत लगा करके नहीं, थोड़ी बहुत छोटी छोटी किश्तों में निवेश कीजिए और गिरावट में जोड़ते जाए। बिल्कुल। अब एक और बड़े फैक्टर को समझ लेते हैं, वो है ब्रेंट क्रूड। जिस तरह से ब्रेंट क्रूड ने तेजी पकड़ी हुई है, 7 साल के उच्चतम स्तर पर है और आगे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये $100 तक जा सकता है। इनफैक्ट एक डिटेल आपको वो भी शेयर करेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से किस तरह के रिपोर्ट्स ऑयल पर, ब्रेंट क्रूड पर आ रही है। लेकिन पहले ब्रेंट क्रूड की इस तेजी का कारण विश्व मोहन से समझ लेते हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताएं किस वजह से आप अभी एक रीजन तो ये भी था कि जो इराक और तुर्की के बीच की पाइपलाइन थी वो इफेक्टेड थी, यूएई में टेंशन है, क्या बड़े रीजन रहे इस तेजी के?
देखिए कई सारे बड़े रीजन है प्रियंका, और सबसे बड़ी बात जो हाउती की तरफ से जो अटैक किया गया है यूएई में, उससे यहाँ पर लग रहा है कि सप्लाई में दिक्कतें हो सकती है। और यूएई दुनिया का 7वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, 40 लाख बैरल से ज्यादा रोजाना उनका उत्पादन है, तो एक बड़ी खबर है। और उस तनाव के बीच अब ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि अब यूएई भी रिटेलिएटरी कुछ एक्शन ले सकता है, उसका भी असर आने वाले समय में दिखेगा। दूसरा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो है रसिया और यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के करीब करीब 1 लाख सैनिक वहां पर तैनात हो गए हैं, जिससे भी चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा अगर इन्वेंट्री की बात करें तो 3 साल से ज्यादा के निचले स्तर पर यूएस का इन्वेंट्री है। और गोल्डमैन सैक्स का नया अनुमान यह है, जो ओईसीडी देश है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में जितने मेंबर्स हैं, उनका इन्वेंट्री 22 साल के निचले लेवल पर जाने की आशंका है। और इस वजह से ही दुनिया के जितने बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उन्होंने 90 से $125 तक के भी टारगेट देने शुरू कर दिए हैं अगले 1 साल तक के लिए। तो एक सारी चिंताएं हैं। ऊपर से ओमिक्रॉन और कोरोना की वजह से लग रहा था कि डिमांड कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ग्लोबल डिमांड लगातार बढ़ रहे हैं और सप्लाई कई सारे ओपेक प्लस देश, कई सारे ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने पिछले साल कोरोना की वजह से निवेश नहीं किया था, तो मेंटेनेंस की वजह से उन्हें उत्पादन बढ़ाने में दिक्कत हो रही है। और जो करार हो चुका है उतना भी उत्पादन वो कई सारे मेंबर्स है जो नहीं कर पाए। तो ये ऐसी कुछ तमाम वजह हैं जिस वजह से क्रूड में लगातार तेजी देखी जा रही है। और सिर्फ इस साल जनवरी के महीने में 15% से ज्यादा की तेजी हो चुकी है और 25% से ज्यादा की तेजी करीब करीब महीने भर में आ चुकी है। प्रियंका। ठीक है, तो इस बीच विश्व मोहन तो यही बताते हुए कि आपको क्रूड के अंदर जो तेजी है, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि पहले 96 और उसके बाद $105 तक भी आ सकता है। इसका असर ना भारतीय बाजारों की जो कंपनीज है उस पर भी होगा। असल में भारत और चाइना 2 बड़े देश ऐसे हैं जो कि 85% अपनी एनर्जी का क्रूड इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। भारत भी उसमें से एक है। इसका असर आएगा ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज पर, क्योंकि अगर महंगा क्रूड होगा, हालांकि इनके लिए पॉजिटिव होता है क्योंकि ये क्रूड को और गैस को निकालते हैं जमीन से और उसको बाद में बेचते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो इनके लिए बढ़ना अच्छी बात है। लेकिन सब्सिडी का बोझ भी इसी हिसाब से बढ़ जाता है। गवर्नमेंट इनको पे कर देती है बट सब्सिडी का बोझ ऑन सेकंड हैंड बढ़ता है। कुल मिला के लिंक नेट नेट पॉजिटिव होता है। गेल जैसी कंपनी जो सीधा सीधा सप्लाई करती है, गैस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है ट्रांजिट, तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। हालांकि ये ज्यादा फायदे ज्यादा नुकसान के साथ इसलिए नहीं होता है इनको, क्योंकि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टिपिकली थोड़े बड़े साइज के और बड़ी अवधि के हिसाब से होते हैं, यानी कि 1-1 साल 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इमीडिएटली जो प्राइस इंपैक्ट आता है उनको ज्यादा असर नहीं डालता। आते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। इस पे महंगे क्रूड का इन्वेंट्री पे तो पॉजिटिव असर आता है। ये बफर रखते हैं, जो तेल संभाल के रखते हैं, वो तो गेन हो जाता है। लेकिन होता क्या, इनके मार्केटिंग मार्जिन्स कम हो जाते हैं, तो नेट नेट में इनके लिए भी कोई ज्यादा नफा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए इन्वेंट्री से पॉजिटिवनेस थोड़ी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्रूड का जो इंपैक्ट होता है कुछ और कंपनीज पर पड़ता है, खासकर कैस्ट्रॉल और गल्फ ऑयल जो लुब्रिकेंट बनाती है। इनका तो 70% क्रूड का बेस है और इनके लिए सीधी सीधी कॉस्ट बढ़ जाती है। कल गल्फ ऑयल की मैनेजमेंट हमारे साथ थी, कह रहे हम 4 बार दाम बढ़ा चुके हैं और आप अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि 1 तारीख को क्रूड के दाम थे $78, आज है $88। सिर्फ हम 15 दिन ही तो निकले हैं और 15 दिन के अंदर हमने करीब $10 बढ़ते हुए देख लिए। तो इसका इंपैक्ट पड़ता है कैस्ट्रॉल गल्फ ऑयल पे। एशियन पेंट, बर्जर, कंसाई जैसी कंपनीज पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पेंट बनाती है तो 40% बेस इनका भी क्रूड है, तो क्रूड के दाम बढ़ेंगे, इनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। एयरलाइंस कंपनीज एटीएफ इस्तेमाल करती है, उनके लिए भी क्रूड है। 7% दाम बढ़ चुके हैं, हो सकता है दाम आगे बढ़ाने पड़ जाए, तो इसलिए एविएशन में आप सस्ता एविएशन उम्मीद करें वो तो उम्मीद नहीं कीजिएगा। टायर कंपनीज के लिए करीब 60% रबड़ की कॉस्ट आती है और वो भी क्रूड का बेस बना के चलती है, तो टायर कंपनीज पे भी प्रेशर पड़ेगा। तो इन सभी कंपनीज पे कुछ ना कुछ नुकसान आता है। सीमेंट कंपनी सबसे ज्यादा इंपैक्ट आती है। डायरेक्ट तो नहीं है सीमेंट का कोई लेना देना, लेकिन इनडायरेक्ट है, क्योंकि उनका जो माल ढुलाई होती है जिसको लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते हैं, वो बढ़ जाती है। 40 से 50% होता है बैलेंस शीट में उनके लॉजिस्टिक कॉस्ट का। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आके महंगी हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। क्रूड की इनसाइड स्टोरी यानी कि क्रूड की पूरी स्टोरी तो आपने सुन ली, आगे चल के बाजार पे और क्या क्या इंपैक्ट होगा इसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हमने सारा ट्रेड सेटअप समझ लिया कि क्रूड प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं और कहां तक आगे जा सकते हैं, किस तरह का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर आएगा। अब हमारे साथ एक बार अजय भी जुड़ गया है स्टूडियो से। अजय, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि दोनों तरह की एक चीजें देखनी चाहिए, क्रूड बढ़ रहा है लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन मार्केट्स में अगर आप ऑयल की साइकिल देखकर उस पर मॉर्गन स्टैनले की एक अच्छी रिलीफ रिपोर्ट आई है कि 3 ट्रिपल बूस्टर्स होंगे। तो देखना होगा, वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह से आज ट्रेड सेटअप देखने को मिलता है। आपकी नजर कहां होगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग डिम्पी। वेल, बात तो आपने सही कही है, क्रूड काफी शार्प स्पाइक किया है, ऑलमोस्ट 90 की तरफ नजर डाल रहा है। लेकिन इसमें यह जानना जरूरी होगा कि क्रूड की स्पाइक 2 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। एक तो ग्रोथ वापस आ रही है ग्लोबल, उससे यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, मोबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रूड का डिमांड बढ़ रही है। और दूसरा पार्ट है जियोपॉलिटिकल। ये कहना इसमें बहुत मुश्किल होगा कि 10 से $15 क्या आप जियोपॉलिटिकल राइज को असाइन करेंगे, लेकिन वो टेम्परेरी इन नेचर है। जो ग्रोथ कमिंग बैक है वो परमानेंट इन नेचर है। तो कहाँ पे सेटल होता है क्रूड, 75, 80, 85, ये देखना होगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि कल जिस हिसाब से हम लोग नीचे आए, 3-4 दिन से FI की बिकवाली भी चल रही थी और ग्लोबल अभी जियोपॉलिटिक्स भी थोड़े इश्यूज होराइजन पे आ गए हैं। प्रॉफिट टेकिंग का माहौल है और थोड़ा गिव अप करने से गेन्स के बाजार थोड़ा लाइट हो जाएगा। इसमें बहुत लोडेड था, जब 18,000 से नीचे से हम आए हैं, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे ऑटो हो, चाहे IT हो, टर्न्स ले लेके बाजार ऊपर लेके गया, लेकिन काफी लोडेड हो गया था बाजार। तो थोड़ा अगर लाइटेड होता है यहाँ से तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेमवर्क बाजार का बहुत जबरदस्त शेकिन नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग वापस अपने रिटेस्ट करेंगे लोज जाके जल्दी में, और एक सामने एक अच्छी पॉजिटिव ट्रिगर लाई अहेड हो रही है बजट के फॉर्म में, जहां उम्मीदें काफी हैं कमेंट्री की आएगी। ये थोड़ी लाइटिंग ऑफ पोजीशन, स्क्वेयरिंग ऑफ प्रॉफिटेबल पोजीशंस है, इसको इतना ही रीड करना चाहिए। देखिए क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स आपने बजाज फाइनेंस की देखी, स्टनिंग अर्निंग्स, और भी अच्छी अर्निंग्स आगे उम्मीदें IT ने कुल मिला के अच्छी दी है। तो मुझे लगता है कि जो अर्निंग क्वालिटी है वो क्वेश्चन करेगी। जियोपॉलिटिक्स, FI सेलिंग थोड़ा बाजार पर दबाव डालेगी। ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म पार्टिसिपेंट्स को नेगोशिएट करना पड़ेगा ही। इनफैक्ट गौरांग भी हमारे साथ हैं, साथ में राजेश और रुचित भी हैं। गुड मॉर्निंग 3 ऑफ यू। गौरांग, आप तो ऑयल एंड गैस स्पेस काफी टाइम से देखते आए हैं। जिस हिसाब से क्रूड में रैली किया है, अगर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, एक जो जियोपॉलिटिकल है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में इशू हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन के बीच का इशू है, और दूसरा पार्ट जो वाकई हम HPCL से कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, डिमांड वापस आ रही है, यूटिलाइजेशन वापस आ रहा है, मोबिलिटी वापस आ रही है, वो तो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। आपका क्या नजरिया है समय गौरांग? धन्यवाद अजय, और आपको भी शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो कारण अच्छे तेल में जो उबाल आया है, वो जो कारण आपने बताया है, उसके साथ साथ पश्चिमी देशों में बहुत ही भयंकर ठंड और बर्फबारी हो रही है, और वहां से भी जो फर्नेस ऑयल की मांग है वो काफी ऊपर की तरफ है, और अभी कुछ समय बाकी है इस ठंडे मौसम को बीतने के लिए। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर के मैं मानता हूं कि ज्यादा उबाल हम देख रहे हैं, और ये अक्सर होता है। पिछली बारी जब हुतियों ने सऊदी अरब में अरामको की फैसिलिटी पर आतंकवादी हमला किया था, तो तब भी हमने देखा था कि कच्चे तेल में रातों रात काफी उबाल आया था और ऊपर की तरफ के दायरे देखे थे। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से अच्छा है कि लोग बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें, और जो भी वाद विवाद है वो बातों के रूप में सामने सामने बैठकर सुलझाए। इसमें कोई दो राय नहीं अजय कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 2 अहम देश है जहां से कच्चे तेल का उत्पादन पूरे विश्व भर में भारी मात्रा में जाता है, और अगर किसी भी तरह से कोई भी तरह का आतंकवादी हमला जो सप्लाई पाइपलाइंस है उस पर आने वाले भविष्य में होता है तो ये और दिक्कत खड़ी करेगा। तो ये स्पेक्युलेटिव जो उबाल है उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, $90 भी हो सकता है, $100 भी हो सकता है, और हो सकता है कि बातों में सुलझने की अगर अंदेशे आए तो ये तीव्र गति से नीचे भी आ सकता है। तो इस परिस्थिति में बहुत ही छोटी अवधि के लिए टिप्पणी करना मुश्किल होगा।
और महामारी को लेकर के अभी भी कुछ देशों में प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसको लेकर के भी जो खपत की मात्रा है वो सीमित मात्रा में दायरे में होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा छोटे अवधि के लिए सौदा करना है तो जाहिर है आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंपनी में थोड़े बहुत सौदे देखने चाहिए, लेकिन सरकार के तरफ से क्या कदम उठाते हैं ये भी देखना जरूरी होगा हमारे देश में, क्योंकि कच्चा तेल हम 75% इंपोर्ट करते हैं अजय, जहां तक हमारी ऊर्जा की जरूरत है। ठीक है, तो गुरांग यहाँ पे अपना व्यू पॉइंट रखते हुए क्रूड पे, अब हमने आज सुबह ही निकुंज से बातचीत की थी इसी क्रूड वाले फैक्टर्स को लेकर, ग्लोबल सेटअप को लेकर, तो एक बार उनका व्यू पॉइंट भी सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। बेरिश नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में सब आपको अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट करना चाहिए, आपको शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए। बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव स्पोकन टू पीपल, अगर मैं ग्लोबल सेटअप की बात करूं, फ्लोस की बात करूं, क्रूड की बात करूं, तो हो सकता है दैट इन द नियर टर्म 15-20 दिन के आउट परफॉर्मेंस के बाद हमने एक जबरदस्त कमबैक देखा है दिसंबर की गिरावट के बाद, हो सकता है कि मार्केट इस समय पॉज बटन प्रेस कर दे। हो सकता है इस समय जो आप प्री बजट रैली एंटिसिपेट कर रहे थे अगले 7-8 दिन में नहीं आया, वो काफी सिलेक्टिव रहे और ब्रॉड बेस्ड नहीं रहे। मुझे ये लग रहा है कि एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट आउट परफॉर्मेंस के बाद इस समय काफी सिलेक्टिव होना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए मार्केट वॉलेटाइल रहेगा जब तक ग्लोबल क्यूज स्थिर नहीं होते हैं और बजट एक इवेंट हमारे आउट ऑफ द वे नहीं निकलता है। इस मार्केट के अंदर थोड़ा केयरफुल रहना ही समझदारी है। देखिए, मार्केट में फेजेस आते हैं। एक फेज आता है जहां पर आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे और आप लेवरेज करके पार्टिसिपेट करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है। एक समय आता है कि आप मिड कैप में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ट्रेंड मोमेंटम आपको हेल्प करता है। मेरा ये मानना है और कि इस समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, बिकॉज यू डीलिंग विद मनी। और शेयर बाजार के अंदर एक फेज आ रहा है आफ्टर द रीसेंट रन अप जहां पर कॉशियस होना इज परहैप्स एडवांटेजेस। चलिए, थोड़ा कॉशियस आपको यहाँ रहना होगा जिस तरह के ग्लोबल क्यूज निकल कर आ रहे हैं। आप एक बार रुक कर लेते हैं ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर का, जो है LIC IPO से जुड़ी हुई है। हमने आपको पहले भी बताया था कि LIC IPO जल्द आ सकता है, मार्च मिड तक आ सकता है। ये एक्सक्लूसिव खबर आपने स्वदेश पे देखी थी। और अब अंकुर के पास एक और एक्सक्लूसिव खबर है इसी कड़ी में कि LIC अपने IPO के लिए DRHP फाइल करने की तैयारी कर रही है, एंकर इन्वेस्टर्स से बातचीत कर रही है। सारी डिटेल्स अंकुर से समझ लेते हैं। अंकुर, बताएं। जी हाँ, LIC DRHP दाखिल करने को तैयार है और उसके साथ ही साथ एंकर इन्वेस्टर्स से भी बातचीत कर रही है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 25 से 30 एंकर इन्वेस्टर्स से LIC ने बातचीत की है और जो प्लान है वो ये है कि 20 से 25 हजार करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से ही जुटा लिए जाएं, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन होता है IPO खुलने से पहले। जो एंकर इन्वेस्टर्स जिनसे बातचीत चल रही है उनमें से कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ब्लैक रॉक ग्लोबल, फिडेलिटी फंड, गोल्डमैन सैक्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और SBI म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं। तो इन सभी बड़े प्लेयर से LIC बातचीत कर रही है। आपको याद होगा कि जो गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट टारगेट है उसके लिए LIC IPO काफी जरूरी है। वो इसी साल अगर डाइवेस्टमेंट टारगेट को मीट करना है और इसके लिए जो IPO की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू करना चाहती है कंपनी। हमें यह भी पता चला है कि जो वैल्यूएशन रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है उसके मुताबिक जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो 11 से 12 लाख करोड़ रुपए का है। तो अगर IPO से सरकार 10% डाइवेस्ट करती है तो 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की सरकार को डाइवेस्टमेंट टारगेट में पूरा करने में मदद मिलेगी। राइट, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट अंकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरांग, आपने देखा होगा ओवरनाइट एक और खबर आई कि हीरो मोटो ने एक बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी की कंपनी में स्टेक लिया है। जस्ट एक हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि उन्होंने एथर एनर्जी में स्टेक बढ़ाने की बात की थी। 38-39% वो ऑलरेडी होल्ड करते हैं और फ्रेश 400 करोड़ रुपए डाल रहे हैं बढ़ाने के लिए। अभी ये नहीं बताया कि कितना बढ़ेगा, लेकिन
अज्यूम करते हैं 40 के ऊपर चला जाएगा तो कंसोलिडेट कर रहे हैं पोजीशन। ये भी गाइड किया कि मार्च में पहली गाड़ी आएगी। स्टॉक में थोड़ा रिएक्शन आया, लोग राइट ऑफ करके बैठे थे बजाज को, हीरो होंडा को, उनके ईवी रिलेटेड कैपेबिलिटीज के बारे में कि भाई ओला पूरा मार्केट शेयर ले जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के स्टेप्स और साइंस आ रहे हैं कि ये लोग भी पीछे नहीं है, कदम उठा रहे हैं। क्या ये अभी फिर भी बाजार में फैक्टर्ड इन है क्या? ये फाइट दे पाएंगे न्यू एज ईवी कंपनीज को, लेगेसी कंपनीज? क्या ये वैल्यूएशन पे आपको कंफर्टेबल लगते हैं बजाज एंड हीरोज ऑफ द वर्ल्ड? तो अजय, एक कहावत है हिंदी में, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और जिस प्रकार से प्रचार किया था ओला ने शुरुआत में कि हम लॉन्च करेंगे, 2 या 3 वेरिएंट होंगे, फलाना फलाना फीचर्स होंगे, अपडेट वाया ब्लूटूथ कैपेबिलिटी वगैरह वगैरह, लेकिन अब दिक्कत यह है कि कम से कम वो तारीख तो बता दे कि वो लॉन्च कब होगा। और जिस तरीके से लोगों ने बुकिंग करी है, पता नहीं उनकी परिस्थिति क्या होगी, क्योंकि बहुत ही आसमानी वादे किए थे ओला ने। और ये भी नहीं भूलना चाहिए अजय कि ये जो कंपनियों की हम बात करें, मिसाल के तौर पर बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, ये कई सालों से स्थापित कंपनी है हमारे देशों में और काफी बड़ी मात्रा में ये एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। तो तवज्जो अगर अहमियत देना है, महत्व देना है, तो मैं हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो को ज्यादा दूंगा, न कि ओला को, जिसकी कोई तारीख नजर नहीं आती आने वाले भविष्य में। और जहां तक रहा सवाल ये जो परिवर्तन है आइस इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो अजय, हम और आप मुंबई शहर में रहते हैं और साल भर पहले 10 किलोमीटर में महज 2 या 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम देखते थे। और आज परिस्थिति में इतना बेहतरीन तरीके से परिवर्तन हुआ है कि आप अगर 5 किलोमीटर भी मुसाफरी करते हैं तो आपको कम से कम 10 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रास्ते पर देखने मिलेंगी। ये चौपहिया और दोपहिया वाहनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक बात सही है कि जिस तरीके से चौपहिया वाहनों में यानी कि 4 व्हीलर में उपभोक्ताओं ने दोनों हाथों से समेटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और वहां पर सराहना की है, उस तरीके का उत्साह हमें 2 व्हीलर्स में दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं स्थापित कंपनियों को ज्यादा महत्व दूंगा। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, ये हमारी सूची है खरीदारी के लिए, लंबी अवधि के लिए 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी। चार्ट चेक भी कर लेते हैं, इनफैक्ट समझने के लिए कि चार्ट्स क्या बोल रहे हैं इस समय। रुचित, आप हमारे लिए बजाज और हीरो होंडा के चार्ट से बताएंगे कहां पे लेवल्स आ रहे हैं? अगर किसी को कॉन्ट्राबेट लेनी है, ये स्पेस बहुत लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे शायद काफी फेवरेबल होगा। आपका क्या व्यू है? हमने बजाज ऑटो, हीरो मोटो को दोनों स्टॉक्स में देखे हैं, वो प्राइस करेक्शन में ज्यादातर जो वर्स्ट है वो फैक्टरिंग हो चुका है। इनफैक्ट जस्ट मैं डिस्क्लोजर दे दूं कि जो हमने 2022 के टॉप पिक्स की रिपोर्ट निकाली थी, उसमें से एक टॉप पिक हमारा हीरो मोटो का था विद इन द 2 व्हीलर स्पेस। प्राइमरली मंथली चार्ट्स पे एक अच्छा प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है हीरो मोटोकॉर्प में। और अब आप देखेंगे कि लोअर लेवल से जो प्राइस अप मूव्स आ रहे हैं उसमें वॉल्यूम्स पिकअप होना स्टार्ट हुआ है। तो यूजुअली जब ऐसे एक अच्छे कंसोलिडेशन या करेक्शन के बाद में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस चलता है, तो ये मीडियम टू लंबे अवधि के लिए एक अच्छे फेज की शुरुआत की इनिशियल साइंस रहती है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे हीरो मोटो को विद इन द 2 व्हीलर स्पेस एक टॉप पिक रहना चाहिए। करंट लेवल्स पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है, या कोई भी डिक्लाइन आते हैं 2500 2550, अब ये स्टॉक का सपोर्ट भी शिफ्ट हो चुका है, वहां पे स्टॉक में खरीदारी करें। अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया देख रहे हैं तो एटलीस्ट 2900 से 3000 तक के टारगेट प्रोजेक्शन से स्टॉक में रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रुचित यही बात बताते हुए कि अलग अलग स्टॉक्स में कैसे ट्रेड लें। खैर, बाजार खुलने में अब ज्यादा समय नहीं है क्योंकि फ्रीज भी हो गए हैं लेवल्स। तो बजाज फाइनेंस जिसके नतीजे आए हैं, आज वो 1.5% ऊपर खुल रहा है 116 रुपए की बढ़त के साथ।
पावर ग्रिड के अंदर आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। M&M, टाटा स्टील, HDFC बैंक, ये सभी करीब 1% आज आपको ऊपर खुलते हुए दिखेंगे। और जो नुकसान में खुलेंगे, और थोड़ा सीमेंट कंपनीज की शुरुआत हो रही है, उसमें श्री सीमेंट है जो कि 1% नीचे, NTPC भी करीब 1.5% नीचे खुलेगा, HDFC लाइफ और ICICI बैंक ये आज थोड़े कमजोर खुलने वाले शेयर्स हैं। अगर आप निफ्टी के थोड़ा इतर होकर देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि निफ्टी के अलावा वाले शेयर्स जो निफ्टी 50 कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट निफ्टी 50, वो शेयर्स जो है उसमें L&T इन्फो करीब 1.5% नीचे खुलेगा आज। ICICI प्रू भी करीब 1% की गिरावट के साथ खुलेगा। अदानी ग्रीन्स, बायोकॉन, ICICI लोम्बार्ड ये शेयर करीब आज आपको आधे से पौने % की बढ़त के साथ खुलेंगे। 1 मिनट का समय भी रह गया। बजाज फाइनेंस पे 1.5% की बढ़त के बाद जरा राजेश सर जरा जल्दी से बताइएगा कि इसको अभी भी ले लेना चाहिए खुलते या फिर थोड़ा रुक जाए। ठीक है डिम्पी जी, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रक्चर तो स्ट्रॉन्ग है और जिस तरीके से अब ये 1-1.5% के हायर साइड पे ओपनिंग दिखा रहा है, हमें लगता है 7900 7950 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। अगर ये 7950 के लेवल को क्रॉस कर लेता है ओपनिंग के बाद और होल्ड करता है तो फिर ये अपसाइड एक्सटेंड होकर 8100 की तरफ जाते हुए दिखेगी। तो जिनकी पोजीशन है होल्ड करें। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को हम जो सजेस्ट करेंगे वो आना चाहिए करीब 7650, ये स्टॉप लॉस है। हालांकि स्टॉक हायर साइड पे ओपन हो रहा है तो 7950 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ओपनिंग में, वो लेवल को जरूर देखना होगा कि उसको क्रॉस कर पाता या नहीं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। खैर आज SGX निफ्टी के हिसाब से आज निफ्टी की ओपनिंग ठीक हो रही है, लेकिन आपको वेट जरूर करना चाहिए क्योंकि निफ्टी करीब 15 से 16 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। लेकिन उसके बाद एक बार वेट जरूर करें क्योंकि 18,000 आज टेस्ट करने के लिए जा सकता है, जो इस तरह का समीकरण बना हुआ है। आज SGX निफ्टी को अगर आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे तो 50 पॉइंट बकायदा नीचे था और ग्लोबल सेटअप भी वीक था, तो उसके हिसाब से बाजार की ओपनिंग तो ठीक है, वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ फिर भी 15-20 मिनट रुकेगा, कहीं 18,000 को हम टेस्ट करने के लिए ना चले जाए। ठीक है, अब मार्केट की ओपनिंग हो रही है तो शुरुआती टिक्स आपकी स्क्रीन पे शुरू हो जाएंगे। मैं छोटे मझोले शेयरों की कैटेगरी में भी बता देता हूं आपको। आज ना DCM श्रीराम ठीक खुलेगा, टाटा एलेक्सी भी ठीक खुलेगा, ये करीब 2 से 2.5% ऊपर खुलेगा। पावर ग्रिड के अंदर भी आज 2% की मजबूती मिलेगी। और जो ओपन अप वाली थीम है, खासकर होटल्स वाले शेयर्स हैं, ये भी करीब 2% ऊपर खुल रहे हैं। खैर बाजार इस बीच ओपन हुआ है और जो अपनी स्क्रीन पर अब आंकड़े देख पा रहे हैं, 16-17 पॉइंट के पहला टिक आया और साथ ही सेंसेक्स में भी अभी टिक आता दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन आज सुबह ही 700 शेयरों के आपको आमने सामने दिख रही होगी। अब निफ्टी आ चुका है लाल निशान में, इसे हम कह भी देते कि पहला टिक हरे निशान का आएगा, लेकिन उसके बाद बाजार फिसलेगा, गया नीचे 80 पॉइंट नीचे गया, 18,000 को टेस्ट करने के लिए पहुंच गया। 18,036 का लेवल अपनी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। सेंसेक्स में भी 225 का नुकसान है। बैंक निफ्टी भी आधे % का कट लेके नीचे आ गया है। आज बजाज फिनसर्व फाइनेंस दोनों ही ऊपर है 1.25% की। ONGC को इम्पैक्ट मिलता है क्योंकि क्रूड के दाम बढ़ते हैं, उनका रियलाइजेशन बढ़ जाता है, ये आज तेजी के साथ ऊपर आ रहा है। TCS ने 4,000 के लेवल को नीचे वापस खिसका दिया, ध्यान रखें इसका 4500 रुपए का बायबैक है। M&M भी आज बढ़त के साथ ही ट्रेड कर रहा है। आज टाटा मोटर्स पे भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि खबर यह है कि राकेश झुनझुनवाला ने भी 25 लाख शेयर और खरीदा, उनका जब स्टेक है 1.18% हो गया है। और आज M&M टाटा मोटर्स दोनों पर्टिकुलरली शेयर थोड़ा ध्यान रखने वाले हैं क्योंकि आज इन दोनों में शुरुआती को ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही। डिक्लाइंस अब 1,000 से ज्यादा हो चुके हैं। और अब बाजार की थोड़ा और मैं आपको छोटे मझोले शेयर्स की तरफ लेके चलता हूं कि वहां पे इस समय की सिचुएशन क्या है। आज ट्राइडेंट के अंदर आपको 4-4.5% का नुकसान है। जस्ट डायल नुकसान पे है। कैप्री ग्लोबल ये नुकसान के साथ आज आपको ओपन होता दिख रहा है। इसके अलावा टीम लीज जैसी कंपनीज भी आज नुकसान के साथ ओपन होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, प्रियंका से समझते हैं कुछ और शेयर्स जो उन्होंने स्पॉट किए या फिर वो समझ रहे हैं। प्रियंका बताएं। बिल्कुल डिम्पी, अगर आप देखें ना इंडेक्स के लिहाज से इस वक्त सबसे बड़ा जो डेंट पड़ रहा है वो रियल एस्टेट स्पेस को है और उसके बाद है आईटी यानी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस पे वहां बड़ा डेंट दिख रहा है। और दूसरा आपको ग्रोथ स्टॉक्स, क्योंकि यूएस में भी हमने जिस सिनेरियो देखा कि ग्रोथ स्टॉक्स को बड़ा वहां डेंट पड़ा, नैस्डैक में जो बड़ा फॉलो है। और यहाँ भी आईटी इंडेक्स जो आपका सेकेंड लूजिंग जो लगाव है वो आपको आईटी इंडेक्स से आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि बाद में क्या ये सेल ऑफ थोड़ा बहुत संभलता है या नहीं, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स पे क्लियरली आपको बड़ा प्रेशर दिख रहा है। और अगर आप यहाँ डेरिवेटिव स्पेस की बात करें, क्योंकि आप निफ्टी और मिड कैप की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं वो आपको कुछ सिलेक्टिव पॉकेट से कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर एक्शन जो है वो सिलेक्टिव पॉकेट्स में आपको क्लियरली डिफेंस स्पेस में एक्शन दिख रहा है। आपको बीईएल तेज दिखाई देगा, आपको बजाज फाइनेंस पोस्ट में नंबर्स तेज दिखाई देंगे। कैपिटल गुड स्पेस में आपको एक एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको एक्शन देखने को मिल रहा है कुछ सिलेक्टेड बैंक्स में, जैसे आरबीएल बैंक या फिर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन बहुत माइनर सा ही अभी एक्शन है, तो बहुत ज्यादा मोमेंटम अभी बाजार का नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ देर रुकना होगा, अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, लेकिन जो सिलेक्टिव पॉकेट्स में से आपको इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है उसमें एक रिलायंस में भी आपको राउंड अबाउट
ज्यादा नहीं, कुछ बेसिस पॉइंट्स की यहाँ तेजी दिख रही है। देखना होगा बाजार में आज कौन से सेक्टर्स आज रनअप दिखा सकते हैं या फिर प्रेशर में ही रहेंगे। राजेश, कैसा दिख रहा है मार्केट ओपन होने के बाद, क्या रहेगी ओपनिंग पिक्स? देखिए, निफ्टी में तो जरूर अगर हम देखें तो जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास तक जाके मार्केट एक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 18,000 के लेवल को। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज के सेशन के लिए। अगर हम 18,000 के लेवल को होल्ड करते हैं थ्रू आउट द सेशन तो थोड़ा यहाँ पे हमें लगता है सपोर्ट बाइंग एक्शन बिल्कुल बनते हुए दिखेगी। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 38,200 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके नीचे रहेगा तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में प्रेशर ड्यूरिंग द डे देखने को मिलेगा, लेकिन 38,200 ड्यूरिंग द डे के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट लेवल है हायर साइड पे। अगर इसके ऊपर क्रॉस करता है तो हमें लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में जो कल स्ट्रेंथ थी वापस कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। हमें लगता है कि जिस तरीके से मार्केट का अभी ओपनिंग के बाद सेटअप बना है उसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स को थोड़ा सा फोकस में रखना चाहिए। वहां पे जरूर बाइंग बनते हुए दिख रही है और जैसा कि हमने देखा पिछले दिनों में भी फर्टिलाइजर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना है। हमें लगता है आज भी वापस यहाँ पे अपसाइड का मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, तो इसमें चंबल फर्टिलाइजर को फोकस में रखना चाहिए। 468 469 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक का सेटअप काफी पॉजिटिव है और ये स्टॉक में हमें लगता है जो चार्ट सेटअप पे वो दिखाते हैं कि 485 से लेके 490 तक की अपसाइड यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकती है। तो 460 का स्टॉप लॉस रख के चंबल फर्टिलाइजर को बाय किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो हम ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में भी एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे ओपनिंग के बाद से देख रहे हैं। उसमें हमें लगता है हीरो मोटर पे ध्यान देना चाहिए। हीरो मोटर में जिस तरीके का मोमेंटम बना है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, हमें लगता है हीरो मोटर यहाँ पे एक अच्छा अपमूव दिखा सकता है। 2715 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 2670 ये स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है और अपसाइड के टारगेट 2750 से लेके 2770 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो ये दो स्टॉक अभी हमें लगता है ओपनिंग के बाद यहाँ पे दोनों स्टॉक्स में लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए ठीक है, इस बीच शॉर्ट्स काफी अच्छे से कवर हो रहे हैं टाटा स्टील पर। अगर आप देखें लगभग 1% की तेजी आपको टाटा स्टील पे देख रहे हैं, तो हीरो मोटोकॉर्प ऑटो स्पेस से रहेगी एक बेट और साथ ही फर्टिलाइजर, दोनों ही ट्रेंडिंग स्पेसेस हैं जहां से राजेश अपनी पिक्स ले रहे हैं। बायोकॉन पर देखिए आप 1.5% की तेजी, बायोकॉन पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई। बायोकॉन तेज, सिंजन ये भी दोनों साथ चलते हैं, पीयर ग्रुप इनफैक्ट ग्रुप कंपनी, तो ये यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। ओपन अप थीम में अब आपको डेल्टा कॉर्प जैसे काउंटर्स तेज दिखाई दे रहे हैं। तो ये आज सेटअप इनफैक्ट मेटल पैक से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है रुचित? अब आप जेएसडब्ल्यू स्टील देखें, टाटा स्टील देखें, यहाँ एक अच्छा बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मेटल स्पेस में भी हमने पिछले 2-2.5 महीने से एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा है और हमें लग रहा है कि ये विद इन एन अपट्रेंड एक करेक्टिव पार्ट है और एक करेक्शन के बाद अब फिर से एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड टर्न हुआ है। तो जो भी डिक्लाइंस आएंगे, डिक्लाइंस में नीचे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आई थिंक मेटल स्पेस में बनी थी, लेड बाय टाटा स्टील विद इन द लार्ज कैप स्पेस, जहां पे चार्ट स्ट्रक्चर में फिर से हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे टाटा स्टील पे नजरिया पॉजिटिव है। थोड़े से डिक्लाइंस अगर इंट्राडे में मिलता है तो 1180 1185 की रेंज रहेगी जहां पे इंट्राडे सपोर्ट्स है, तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रख सकते हैं टाटा स्टील के लिए। राइट, काफी इंटरेस्टिंग मूव्स। कोई पैनिक जैसा माहौल तो नहीं दिखाई दिया बाजार में। मैं थोड़ा एक डिफरेंशिएटेड थॉट आपसे पूछना चाहूंगा गौरांग। बायोकॉन रिजल्ट के जस्ट पहले काफी बड़ी ओवरवेट पोजीशन की रिपोर्ट आई आज एक ग्लोबल ब्रोकरेज से। आईटी में थोड़ी बिकवाली हो रही है, प्राइस टू परफेक्शन हो गए थे, बट अगर वॉलेटाइल ईयर होने वाला है ये, या फर्स्ट हाफ रेट हाइक्स के चलते, क्रूड जियोपॉलिटिक्स के चलते डिफेंसिव की तरफ हो जाता है बाजार, तो क्या आपको लगता है फार्मा और आईटी एक ऐसी स्पेस है जहां पे फॉल्स कुशन लूंगी? मैं शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन रिलेटिवली फॉल्स कुशन लूंगी। और अगर ये ऐसा लगता है तो कौन से ऐसे स्टॉक्स रेडार पे होने चाहिए आपके हिसाब से जो आपको कंफर्ट देंगे यहां से 5-10% अगर गिर जाते हैं फार्मा और आईटी स्पेस में, कि आप उनको देख सकते हैं? तो साल 2022 हालांकि ये शुरुआत है, लेकिन जिस तरीके से कुछ स्थानीय संकेत और अंतर्राष्ट्रीय संकेत जो हमारे सामने है, जो आने वाले भविष्य में उभरते हुए नजर आएंगे, उसके कारण हो सकता है कि शायद पिछले साल जैसा रिटर्न बाजार में खड़ा होना थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति है। हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि
एक बहुत ही कॉन्जर्वेटिव 15% दिग्गज सूचकांक पे यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी का रिटर्न हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि क्षेत्र के आधार पर और स्टॉक्स के आधार पर आपको शायद थोड़ा बहुत ऊपर का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन जो प्रश्न है आपका आईटी और फार्मा के ऊपर, तो हम ये बिल्कुल मानते हैं जियोजित में, और करीबन 1 दर्जन से ज्यादा खरीदारी की लिस्ट फार्मा क्षेत्र में है और दिग्गज और मझौली कंपनियां आईटी क्षेत्र में है जो हमें पसंद है। इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए अजय कि दोनों ही फार्मा और आईटी ने पिछले कुछ समय में बहुत ही अच्छी तरीके से आउट परफॉर्मेंस किया था, खास करके आईटी में। नतीजों के बाद हमने अब नीचे की तरफ के दायरे देखे, लेकिन ये हम मानते हैं कि आईटी और फार्मा ये आने वाले समय में रहेगा। और फार्मा तो हम सब ये भी जानते हैं कि भारत पूरे विश्व भर के दवाई की दुकान है और ये वास्तविकता रहेगी काफी लंबे समय तक, चाहे ये महामारी के अलग अलग अवतार आए या कोई दूसरी प्रकार की कठिनाई हमें सामना करना पड़े। तो अगर मुझे 2 नाम दिग्गज आईटी में और 2 नाम मझौली आईटी में लेना हो तो 2 नाम होंगे, जाहिर है। एक तो होगा टीसीएस, ये बायबैक की खबर को लेकर के नहीं, मैं बुनियादी दर की बात कर रहा हूँ, और दूसरा होगा टेक महिंद्रा। मझौली आईटी कंपनियों में मैं माइंट्री और एलएनटी टेक्नोलॉजीज को पसंद करूंगा। फार्मा में जो बायोकॉन का आपने जिक्र किया है, तो ये एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है अजय, लेकिन हमारी खरीदारी की राय 465 के लक्ष्य है। और सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, डीवीज लेबोरेटरीज और सन फार्मा, ये कुछ अन्य नाम है पसंद के आधार पर जो हमें पसंद आते हैं। गुरांग यहाँ पे रिकमेंडेशन देते हुए आईटी कंपनीज के अंदर, लेकिन इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज आज शुरुआत में ही बस सिर्फ 5 मिनट होंगे मुश्किल से, ये लाल निशान में था, फिर से हरे निशान में आया। राजेश सर एक बार देखिए जरा, इसके शुक्रवार को ना नतीजे आने हैं। आज हो गया बुधवार, तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 3 दिन ही रहेंगे ट्रेड के लिए। तो क्या 2600 हो जाएगा रिलायंस, और ये बाजार को भी चलाएगा? ध्यान रखें इस बात का। देखिए डिम्पी जी, पिछले दिनों में जो रिलायंस में एक स्ट्रेंथ बनी है, 2500 के लेवल को स्टॉक कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है। और जो कि अगर हम देखें तो सीरीज की शुरुआत में देखें तो 2500 पे काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग थी, वहां कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग का मूव ऑलरेडी बन चुका। अब यहाँ से अगर हम डेटा एनालाइज करें तो नेक्स्ट इसका हर्डल जो मेजर है वो 2600 है, जहां पे मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है। हमें लगता है रिजल्ट के प्ले स्टॉक को ट्रेड करने के लिए कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है। व्यू तो हमारा पॉजिटिव है, जब तक स्टॉक 2500 के ऊपर ट्रेड करेगा, स्टॉक में जो भी माइनर करेक्शन मिल रहे हैं इसको डिप को बाय करना ही चाहिए। और हमें लगता है 2600 तक की अपसाइड बिल्कुल इसमें आते हुए दिख सकती, तो 2540 एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करके रखें। इसमें 46-47 के आसपास अभी ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने, स्टॉक यहाँ से बिल्कुल 2600 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो इसको थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड रखें। रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड में ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करीब आना चाहिए 70 रुपए से 75 रुपए तक के। करंट लेवल से इस ऑप्शन का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 25 रुपए के आसपास, तो 2540 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल बेसिस पे। ठीक है, चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो गया। रिलायंस पे तो आपका आउटलुक मिल गया। गुरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अब हम जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे, भारत शाह, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस साल बाजार में क्या रणनीति रखी जाए, बजट कैसा आ सकता है, सेक्टोरल चर्निंग कैसी होगी, इन सब पे चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।